जय हिंद आप सभी को। देखिए ये हमारा एमपी पुलिस 2023 के लिए मॉक टेस्ट नंबर 1 है, जिसमें हम उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं जो इस बार के जो आपका 12 अगस्त से लेकर 12 सितंबर तक एग्ज़ाम होने वाला है एमपी पुलिस का, उसके लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं। क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर के एग्ज़ामों में बार बार पूछे गए हैं और इस बार के जो लेवल है उस लेवल के हिसाब से मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं। तो वीडियो को बड़े ध्यान से देखना है और पहले क्वेश्चन से हम शुरू करेंगे और लास्ट में आपको कमेंट करके ये ज़रूर बताना है कि इनमें से कितने क्वेश्चन आपसे बन रहे थे। पहला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस समुदाय के साथ टुसु गीत जुड़े हैं। तो यानी कि टुसु जो गीत है ये कौन सा समुदाय गाता है। तो टुसु याद रखिएगा, ये संथाल जो होते हैं ना, संथाल जनजाति, इनके द्वारा टुसु गीत गाया जाता है। ठीक है, बात करूँ टुसु की थी मकर संक्रांति में एक संथाल उत्सव है। कब होता है? मकर संक्रांति में, जो आपका बिहार में होता है, झारखंड में, उड़ीसा में, यानी पूर्वी भारत के जो जनजाति समूह है उनके बीच होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? संथाल हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि नागालैंड के हार्निवल महोत्सव का कौन सा संस्करण 1 दिसंबर 2022 को नागा हेरिटेज विलेज किसामा में शुरू किया गया। तो किसामा जो नागा हेरिटेज विलेज है उसमें से हॉर्निवल महोत्सव का कौन सा संस्करण हुआ है। तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि हॉर्निवल जो है ना, ये फेस्टिवल नागालैंड का है और हॉर्निवल फेस्टिवल का 23वां संस्करण हुआ है हाल ही में नागालैंड में, और 1 दिसंबर 2022 को नागा विलेज हेरिटेज में शुरू हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखना है। नेक्स्ट है माउंट थुलियर, जो 642 मीटर ऊंचा है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का एक महत्वपूर्ण पर्वत शिखर है। ये है कहाँ? तो देखो, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो माउंट थुलियर है ना, ये है कहाँ? तो ये आपका है ग्रेट निकोबार में। कहाँ है? ग्रेट निकोबार में। आपने सुना होगा अंडमान एंड ग्रेट निकोबार द्वीप समूह, तो ग्रेट निकोबार में है माउंट थुलियर, जिसकी ऊंचाई जो है 642 मीटर है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, किस सरकार के तहत 21 मई को राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया था। तो देखो, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जो राजीव गांधी जी थे, तो 1991 में उनकी क्या हो गई थी? हत्या हो गई थी 21 मई 1991 में। तो उसके बाद से उस दिन के याद के लिए, 21 मई के दिन की याद के लिए राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में 21 मई को याद किया जाने लगा। और ये जो शुरू किया गया है ना, ये शुरू किया है बीपी सिंह की सरकार में, जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री हैं विश्वनाथ प्रताप सिंह, उनकी सरकार में ये शुरू किया गया था। क्या? राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस, जो हर साल 21 मई को मनाया जाता है। ठीक है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि बिहार में जो बराबर गुफाएं और नागार्जुन पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से किस अवधि की कला के रूप में दर्शाती हैं। तो बिहार में है बराबर गुफाएं, जो भारत की सबसे पुरानी अवशिष्ट शिलांकित गुफाएं हैं। याद रखना है आपको कि भारत की सबसे पुरानी जो है शिलांकित गुफाएं कहाँ हैं? बिहार की बराबर गुफाएं हैं। और नागार्जुन पहाड़ियाँ जो हैं ये किस अवधि की कला, यानी कौन से काल की ये पहाड़ियाँ हैं। तो ये जो कलाएँ बनी हुई हैं ना, इनमें ये मौर्य काल की हैं। कब की हैं? मौर्य काल। तो मौर्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे कुछ अशोक के शिलालेख जो हैं जहानाबाद बिहार में स्थित हैं, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 6 कि सुनील भारती मित्तल एक भारतीय अरबपति उद्यमी, परोपकारी और संस्थापक और अध्यक्ष हैं। तो सुनील भारती मित्तल जो है ना, ये आपके किसके संस्थापक हैं? तो ये हो जाएंगे आपके भारतीय इंटरप्राइजेज के संस्थापक। ठीक है, और ये जो है एयरटेल की कंपनी इन्हीं की है, याद रखना है। अगला है शाह ए हमदान मस्जिद डॉट डॉट में नदी पर स्थित है। तो शाह ए हमदान जो मस्जिद है ना, ये झेलम नदी पर स्थित है। ठीक है, और ये कहाँ है? श्रीनगर में है। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे कि संयुक्त राष्ट्र की बर्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट 2022 रिपोर्ट के अनुसार भारत के डॉट डॉट दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाला देश बन जाएगा। तो भारत जो है ना, कब तक दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बन जाएगा? तो 2023 तक बन जाएगा। ये रिपोर्ट आई थी किसके द्वारा? वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट, जो संयुक्त राष्ट्र संघ का है। ठीक है, और बन भी गया है। अगला है कोसक महल डॉट डॉट में स्थित है। तो कोसक महल है कहाँ? तो याद रखना है आपको कि मध्य प्रदेश के चंदेरी में है। कौन सा? कोसक महल। ठीक है,
और ये जो है यहाँ इमारत है एक, जो आप 35-36 मीटर ऊंची इमारत है, जो अशोकनगर मध्य प्रदेश में है, ठीक है, चंदेरी के अंदर, जो बलुआ पत्थर से बना है। अगला है, किसने राजा हान हो टी के खिलाफ लड़ाई लड़ी, जो चीन के हान वंश के राजा थे और दूसरे प्रयास में उन्हें हरा दिया। तो ये जो हान हो टी के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी चीन वंश के राजा, तो चीन वंश का एक राजा था हान हो टी, उसको दूसरे प्रयास में कनिष्क ने हराया था, कनिष्क, ठीक है, याद रखना है आपको। और कुषाण वंश का ये सम्राट था कनिष्क, जो लगभग 144 सी के पास था ये, और इसको याद किया जाता है आपका पहली बार चांदी के स्थान पे सोने के सिक्का उपयोग करने के लिए, ठीक है, तो याद रखना है आपको। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, जिसको आप यूनेस्को बोलते हो, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है, उसका मुख्यालय कहाँ है? तो यूनेस्को का जो मुख्यालय है ना, ये फ्रांस की राजधानी पेरिस में है, ठीक है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन एक प्रवासी मतदाता से संबंधित सही नहीं है? तो प्रवासी मतदाता यानी कि जो एनआरआई लोग हैं, भारत की नागरिकता तो है लेकिन ये रहते कहाँ हैं? बाहर रहते हैं। तो इनके लिए मतदाता होने के लिए कौन सा सही नहीं है ये बताना है। तो वह भारत के नागरिक होना चाहिए, तो सही बात है। उनका नाम मतदाता सूची में होना चाहिए, ये भी सही है। उन्हें मतदान के लिए भारत में आना पड़ेगा, ये भी सही है। लेकिन 4th नंबर जो है ये गलत है कि प्रवासी जो मतदाता है ई वोटिंग की सुविधा नहीं मिलती है, भारत आना ही पड़ेगा। तो 4th नंबर आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ यात्रा गलियारा किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो तीर्थ यात्रा गलियारा जो इलेक्ट्रिक बनाया जा रहा है ना, तो ये भारत का पहला है जो उत्तराखंड में बन रहा है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट है, अधिनियम है एक, अधिनियम 1872 क्या था? तो 1872 का जो अधिनियम 3 था ना, ये आपका सामाजिक सुधार अधिनियम था। कैसा अधिनियम था? सामाजिक सुधार अधिनियम। और इसे विशेष विवाह अधिनियम के रूप में भी जाना जाता है, याद रखना, विशेष विवाह अधिनियम के रूप में। और ये पारित हुआ था 2 मार्च 1872 में, ठीक है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है कि राज्य विधानमंडल की बैठक आयोजित करने के लिए कोरम, जिसको आप गणपूर्ति कहते हो, ये क्या है? तो कोरम जो है ना, आवश्यक सदस्यों की संख्या की बात कर रहा है कोरम। तो राज्य के अगर विधानमंडल को आयोजित करना है तो कितने सदस्य होने ही चाहिए? तो याद रखना कि 10 सदस्य या कुल सदस्यता का 10वां हिस्सा जो भी अधिक हो वो जरूर होना चाहिए, ये कोरम कहलाएगा राज्य विधानमंडल का, ठीक है। नेक्स्ट है, इकोनॉमिक ड्रेन के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया है? तो इकोनॉमिक ड्रेन जो है ना, इसके सिद्धांत को दादा भाई नौरोजी ने क्या किया है? प्रतिपादित किया है। तो राइट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। और ये धन निकासी के लिए भारतीय धन और अर्थव्यवस्था की राश थी, ठीक है, इकोनॉमिक ड्रेन। नेक्स्ट है, प्रारंभिक व्यय इसके उदाहरण है। तो प्रारंभिक व्यय किसके उदाहरण है? इकोनॉमिक का क्वेश्चन है। तो प्रारंभिक जो शुरुआत का खर्चा है ना, ये आपका स्थगित राजस्व व्यय का एक उदाहरण है, ठीक है, याद रखना है आपको। यानी किसी कंपनी के बनने के पहले ही जो खर्चा किया जाता है उसे बोलते हैं प्रारंभिक व्यय, इनिशियल जो कास्ट आपकी पड़ती है, और वही स्थगित राजस्व व्यय है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी छवि किसी भी भारतीय मुद्रा के पीछे भाग में नहीं है? तो नई वाली जो मुद्राएं हैं इनके पीछे मतलब नोटों में क्या क्या छपा है जरूर याद करके जाना। तो इनमें से देखो, रानी की वाव तो है आपकी, और सांची का स्तूप भी है, 200 के नोट में आई थिंक है, और रानी की वाव 100 की नोट में है, और हम्पी करा था 50 की नोट में है जहाँ तक है। लेकिन भीमबेटका का रॉक शेल्टर ये किसी भी नोट में अभी तक नहीं है। तो भीमबेटका का रॉक शेल्टर ये आपका गलत हो जाएगा। अगला है, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए? तो तीसरा जो आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था अंग्रेजों और मराठाओं के बीच, इनमें जो संधि हुई थी वो आपको बताना है। तो इस संधि का नाम था मंदसौर की संधि। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो है ये मंदसौर की संधि कहलाया, ठीक है, याद रखना है आपको। और ये हुआ कब था? तो ये आपका 1817 के 18 के बीच में युद्ध हुआ था, और जिसमें हुआ था कि ब्रिटिश लोग जीतने के बाद संधि पे हस्ताक्षर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है जीके का। 3 जनवरी 2023 को मध्य प्रदेश के किस पर्वतारोही ने दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट एकांकुआ को फतह किया है?
तो माउंट एकाकांगुआ जो है ना, ये दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है और इसको फतह, ये करंट का क्वेश्चन है, इसको फतह किया है मध्य प्रदेश के हरदा जिले के एक गांव है कुकड़वाड़। यहाँ की रहने वाली हैं ज्योति रात्रे। इनने क्या कर लिया है, दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट एकाकुआ को फतह कर लिया है, यानी वहाँ पे चढ़ गई हैं और ये सबसे उम्रदराज महिला बनी है ऐसा करने वाली। लगभग इनकी उम्र 53 साल की है। ठीक है, याद रखना है ये चीज़ें आपको। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि किस प्रकार, अब साइंस के क्वेश्चन यहाँ पे अपन देखेंगे। तो साइंस का पहला क्वेश्चन देखें, किस प्रकार का टीका डिप्थीरिया से बचाता है। तो डिप्थीरिया से कौन सा टीका बचाएगा, तो डिप्थीरिया से आपका जो टीका बचाएगा उसको बताना है। तो टीका जो है टॉक्साइड, ये आपका किससे बचाता है, डिप्थीरिया से। जैसे टिटनेस, डिप्थीरिया और पर्टुइस, ऐसे जो बीमारी होती हैं ये सब किससे, टॉक्साइड जो टीका होता है उसके द्वारा इसको रोकथाम कर सकते हैं। ठीक है, अगला है मानव में मादा युग्मक डॉट डॉट को कहते हैं। तो मादा युग्मक जो होता है ना उसे अंडाणु बोलते हैं। पुरुष का युग्मक जो है शुक्राणु है और मादा का अंडाणु है। ठीक है, नेक्स्ट है किस संघ के जंतु सीडो को कोइलोमेट, जिसको आप कूटगुहिक भी बोलते हो, होते हैं। तो जो कूटगुहिक जंतु होते हैं ना, इस संघ का नाम है आपका एस्केलमेंथीज। एस्केलमेंथीज जो संघ होता है ना, इसके आपके जो जंतु होते हैं ये कूटगुहिक या सीडो कोइलोमेट होते हैं। ठीक है, और ये होता क्या है कूटगुहिक, तो कूटगुहिक का मतलब ये है कि वास्तविक गुहा जो है इसमें होती है ये उपस्थित ही नहीं होती है। ठीक है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, सीडो कोइलोमेट। ठीक है, अधिकांश अगर बात करें तो ये परजीवी वगैरह होते हैं, क्रीम वगैरह होते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे डॉट डॉट ऊतक पौधों में भोजन का परिवहन करता है। तो पौधों में जो भोजन का परिवहन करता है उस ऊतक को बोलते हैं फ्लोएम। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। फ्लोएम वो है जो पौधों में भोजन का परिवहन करता है, भोजन पहुंचाता है। लेकिन जाइलम क्या है, तो जाइलम जल को पहुंचाता है, जाइलम जल को पौधों में और फ्लोएम भोजन को। ठीक है, नेक्स्ट है मानव शरीर में पाचन तंत्र का सबसे लंबा अंग कौन सा है। तो मानव शरीर के पाचन तंत्र का सबसे लंबा अंग होता है छोटी आंत। कौन सी आंत, छोटी आंत। ठीक है, जिसकी लंबाई आपकी 7 मीटर होती है, लगभग 22 फीट की लंबाई होती है। ठीक है, और भोजन के पाचन को पूरा करने में और पोषक तत्व को अवशोषित करने में मेन कार्य करता है, जिसे 3 से 6 घंटे लग जाते हैं। ठीक है, अगला है पौधों की कोशिका भित्ति मुख्यतः किससे बनी होती है। तो पौधों की जो कोशिका भित्ति होती है ना, ये सेल्यूलोज से बनी होती है। किससे बनी होती है, सेल्यूलोज से। देखो पौधों में कोशिका भित्ति पाई जाती है और जंतुओं में क्या पाई जाती है, जंतु कोशिका में आपका कोशिका झिल्ली पाई जाती है। दोनों चीज़ें याद रखना है आपको। नेक्स्ट है रासायनिक ज्वालामुखियों में किस यौगिक का उपयोग किया जाता है। तो रासायनिक ज्वालामुखी जो होते हैं ना, उनमें अमोनियम डाइक्रोमेट का यूज़ किया जाता है। तो अमोनियम डाइक्रोमेट इसका राइट आंसर हो जाएगा। होता क्या है, जब अमोनियम डाइक्रोमेट को आप गर्म करेंगे और वो विघटित होगा ना, तो वायु में नारंगी रंग की क्या होगी, चिंगारियाँ ये देता है और ज्वालामुखी विस्फोट के समान इसका जो क्रिस्टल होता है ये काम करता है। अगर मैं अमोनियम डाइक्रोमेट के रासायनिक सूत्र की बात करूँ तो क्या होता है ये भी याद रखना है आपको, NH4 का होल ट्वाइस इंटू Cr2O7, ये होता है इसका क्या, रासायनिक सूत्र। नेक्स्ट है शुष्क हवा में आयतन द्वारा गैसीय संरचना में सबसे बड़ा घटक कौन सा है। तो शुष्क हवा में आयतन द्वारा, देखो सबको पता है कि वायुमंडल में सबसे ज़्यादा पाई जाती है नाइट्रोजन, इसलिए इसका आंसर नाइट्रोजन ही हो जाएगा। लगभग 78% नाइट्रोजन होती है वायुमंडल में, 21% आपकी क्या होती है, ऑक्सीजन होती है, बाकी आपका थोड़ा बहुत CO2। ठीक है, तो इसका आंसर नाइट्रोजन। अगला है समुद्री जल में कौन सी प्रक्रिया द्वारा शुद्ध किया जाता है। तो समुद्र का जो जल है ना, इसको आप उत्क्रम पाराशरण जो प्रक्रिया है इसके द्वारा शुद्ध कर पाओगे। ठीक है, इनमें जो आयन खनिज वगैरह होते हैं इनको शोधन की प्रक्रिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण है। तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण जो है एक बेकेलाइट जो होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है, आपको याद रखना है। अच्छा, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता क्या है इसको भी जान लो कि उस पदार्थ के रूप में परिभाषित आप कर सकते हो थर्मोसेटिंग को कि जब ऊष्मा और दाब द्वारा आकृति दी जाती है ना,
किसी भी पदार्थ को, तो ऊष्मा और दाब के आगे जो अनुप्रयोग होते हैं ना, वो पुनः संसाधित करने में ये अक्षम होता है। जैसे कि मैं सिलिकॉन की बात करूँ, ये क्या है आपका बेकेलाइट, सिलिकॉन, ये सब क्या है, पॉलिस्टर रेजिन, ये सब थर्मोसेटिंग प्लास्टिक हैं। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित उपकरण है। तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित होती है विद्युत घंटी, जो इलेक्ट्रिक बेल होती है, घरों में लगी होती है। ये विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर काम करती है। और विद्युत धारा तो आप लोग जानते ही हैं क्या होती है, जिसमें विद्युत आवेश का प्रवाह होता है ना, उस परिपथ को धारा प्रवाह होती है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि एक प्रतिध्वनि सुनने के लिए स्रोत और परावर्तक सतह के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए। तो कोई भी यानी रिवर्स जो आपका साउंड आता है, उसको सुनने के लिए जो न्यूनतम दूरी होनी चाहिए वो 1700 सेंटीमीटर होनी चाहिए। कितनी? 1700 सेंटीमीटर। ठीक है। नेक्स्ट है, आवृत्ति के मापन का एसआई इकाई है। तो आवृत्ति को आप हर्ट्ज में नापते हो। ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन एक संरक्षी बल नहीं है। संरक्षी मतलब जो बल आप संरक्षित करके, रिजर्व करके न रख लो। तो देखो, घर्षण बल किसी भी प्रकार का संरक्षी बल नहीं होता है, इसका आप संरक्षण नहीं करते हो, बल्कि गुरुत्वाकर्षण, विद्युत बल और चुंबकीय बल, ये तीनों क्या है, संरक्षित बल होते हैं। तो ये था आपका जीके और साइंस के लिए स्पेशल मॉक टेस्ट। और ये मॉक टेस्ट आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।